माय यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी है जो 14 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, अगर आप एग्जाम देने वाले छात्र हैं तो मैथ के लगभग 30 या 40 नंबर के आज हम A to Z वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर एकदम सटीक बताएंगे। अगर आप देखते हैं तो आपका 40 नंबर यानी कि 35 से 40 नंबर आपके हाथ में होगा। तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा जब तक समाप्त ना हो जाए। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या और उसके बाद होता है अपरिमेय। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बताएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देखिए और उसके बाद आंसर मारे। तो सबसे पहले हम लिखे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसी संख्या जो p बाटा q के रूप में हो जहां q बराबर 0 न हो। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो p बाटा q के रूप में हो जहां q बराबर 0 न हो। अब देखिए इसको हम मानते हैं भिन्न बराबर अंश बटा में हर। ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हो गया हर। हर का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। तो कैसे? तो 0 बटा 1 हम लिख सकते हैं, 0 बटा 2 लिख सकते हैं, 3 बटा मान 3 बटा 4 ऐसे। तो कोई पूछे आपसे कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 बटा 1, 0 बटा 2। अब कोई आपसे पूछेगा कि आखिर 0 आप ऊपर क्यों रखे? मान लीजिए कि 5 भाई, अगर 5 भाई में हिस्सा बांटा गया तो एक भाई से पूछते हैं कि आपको कौन सा हिस्सा मिला, तो वो बोलेगा कि एक अंश मिला। तो अंश कहाँ होता है? ऊपर होता है, इसीलिए हम 0 को कहाँ रखे? ऊपर रखे। तो याद रखिएगा अंश जो होता है हमेशा ऊपर होता है, इसीलिए 0 को ऊपर रखे। तो अंश बटा में हर। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो लेकिन हर का जो मान हो 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देख लीजिए 0 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? याद रखिएगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका मान रूट अंडर हो यानी कि रूट में हो। जैसे मान लीजिए कि 3 हम लिखते हैं, तो वैसी संख्या जिसका मान रूट में हो और वह संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो यानी कि उसका वर्गमूल न बने, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। अब हम 3 का नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब वही 4 लिखते हैं तो ये देखिए किसी संख्या का वर्ग है, किसका? 2 का। 2 दूनी के 4। अब देख लीजिए 2 गुणे 2। याद रखिएगा कि जब एक जाति के व्यक्ति रूट अंडर 2 हाली आते हैं तो रूट जो होता है समाप्त हो जाता है और व्यक्ति 1 हो जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2। इसे हम p बटा q लिखते हैं। इसलिए कोई पूछेगा कि 4 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए कि 4 किसी संख्या का वर्ग है। लेकिन 3 जो है रूट 3 यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा रहे तो सबसे पहले उसका वर्गमूल निकाल ले। अगर निकल जाता है तो जानिए कि परिमेय संख्या, अगर नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय संख्या है। अगर निकल जाता है तो परिमेय संख्या, अगर नहीं निकलता उसका वर्ग तो याद रखिएगा वो अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जान गए। अगर इतना आप जान गए तो याद रखिएगा 2 नंबर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट अब हम बताते हैं आपको कि एक एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि पूछेगा, देता है कि लगातार सम संख्या का मौसम। लगातार सम संख्याओं का मौसम। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होता है? देखिए बनाकर देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि 2 लगातार सम संख्या, उसके बाद क्या आता है? 4। अब इसको करते हैं 2 दूनी के 4, कट गया। तो कितना से कटा? 2 से। अगर ऐसे नहीं आता तो मान लीजिए कि 8, उसके बाद कितना होता है? 10। 8 उसके बाद कितना सम संख्या? 8 के बाद कितना होता है? लगातार 10। तो 8 एकम इसका मौसम बनाते हैं। 8 एकम 8, इसके बाद घटा 2, फिर पुनः यहाँ आ जाएगा 8, 2 चौके 8, कट गया। कितना से कटा? 2 से। तो कोई पूछेगा आपसे कि लगातार सम संख्याओं का मौसम कितना होता है? याद रखेगा 2। सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का मौसम कितना होता है? 2। अगर ऐसा नहीं याद होता याद रखेगा कि सम संख्या को 2 से भाग देने पर क्या होता है? कटता है। तो लगातार सम संख्याओं का मौसम 2 होता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि लगातार नेक्स्ट लगातार विषम संख्या का मौसम। विषम संख्याओं का मौसम तो याद रखें, सबसे पहले हम देखिए बनाते हैं 3 के बाद विषम संख्या क्या होती है? 5। 3 के बाद 5, तो 3 एकम इसका मौसम बनाते हैं। 3 एकम 3, उसके बाद 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 एकम 2, फिर 1, पुनः 2, 2, 2, कट गया यानी कि 1। तो कोई अगर आपसे पूछे
कि लगातार विषम संख्याओं का मौसो कितना होता है, तो 1। लगातार विषम संख्या और लगातार संख्याओं का भी मौसो कितना होता है, 1। अब पूछिए कि लगातार संख्या कैसे, तो मान लीजिए 5 के बाद कितना आता है, 6। देखिए ये भी बताता है कि 5 एकम 5, उसके बाद 1 पुनः 5 यहाँ पर 5 एकम 5, अब हो गया कट गया कितना, यानी कि 1 से। तो याद रखिएगा लगातार विषम संख्या और संख्याओं का मौसो जो होता है 1 होता है। लगातार विषम संख्या और संख्याओं का मौसो कितना होता है, 1 होता है, जबकि लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना होता है, 2 होता है। आसान है, पूरा विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ये भी 2 नंबर पे पूछता है, 4 नंबर। नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि चतुर्थांश, इसको हम मानते हैं ये हो गया चतुर्थांश, इसको ये हो गया y, उसके बाद y डैश, ये हो गया x और x डैश। यानी कि ये जो है रेखा है x अक्ष को दर्शाता है, जबकि ये वाली जो रेखा है, सीधी जो रेखा है ऊपर नीचे 90 डिग्री कोण, ये जो है y अक्ष को दर्शाती है। तो सबसे पहले जानते हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं हम, भुज। कोई पूछेगा कि x अक्ष को क्या कहता है, भुज कहता है, जबकि y अक्ष को क्या कहता है, कोटि। याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि x अक्ष को क्या कहता है, भुज कहा जाता है, जबकि y अक्ष को क्या कहता है, कोटि। अब हम इसका मान रखते हैं 1 2 3 4 अनगिनत, 1 2 3 4। अब यहाँ जो x अक्ष में इधर जो होता है माइनस में होता है, -2 -3 -4। ठीक उसी तरह माइनस में 1 -2 -3 -4। अब हम देखते हैं कि ये जो हो गया, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश, ये जो हो गया चौथा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मान आता है। तो देखिए, पहले अगर हम ABCD अल्फाबेट के अक्षर पढ़ते हैं तो पहले x आता है, उसके बाद y आता है। तो सबसे पहले x अक्ष, उसके बाद y अक्ष। तो x अक्ष में क्या है, प्लस है, y अक्ष में भी क्या है, प्लस है। यानी कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, प्रथम चतुर्थांश में। जैसे दे देगा मान कि 3 और 4 किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश, यानी कि प्लस प्लस है। नेक्स्ट सबसे पहले आता है x, तो x जो है माइनस में है, y क्या है, प्लस में, यानी कि माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, दूसरा। तो इसको मान ऐसे दे देगा 4 और 5। तो देखिए 4 जो है x का, यानी कि देखिए ये 3 जो है x का मान हो गया और 4 जो है y का मान, यानी कि x और y। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर x अक्ष है जो माइनस में है, y अक्ष जो है क्या है, प्लस में है। तो x के मान है -4 और y के मान है 5। तो ये किस चतुर्थांश में, दूसरा। ठीक उसी तरह तीसरा, देखिए x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस। तो मान लीजिए -5 और -2 किस चतुर्थांश में है, तृतीय, यानी कि तृतीय। ठीक उसी तरह चतुर्थ में, अब देखिए चतुर्थ में सबसे पहले प्लस है, x का मान प्लस है, y का मान क्या है, माइनस में है। तब पूछेगा कि 5 उसके बाद -2 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि चौथा में है। अब देखिए ऐसे भी दे सकता है कि -12 और 5। अब इसमें पूछ देगा कि भुज का मान क्या होगा, तो x अक्ष को भुज कहते हैं, यानी कि x मान -12 है तो माइनस भुज होगा। अब पूछेगा कोटि का मान क्या है, यानी कि कोटि क्या होगा, तो कोटि होगा 5। आसान, पूरा विश्वास करता हूं, कुछ समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए 2 नंबर के बनाने के लिए भी देता है और वस्तुनिष्ठ में देता है। वो क्या है, तो HCF है, जिसे हम मौसम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 30 और 80 का मौसम ज्ञात करें। देखिए वस्तुनिष्ठ भी देता है और उसके बाद बनाने के लिए भी देता है, सब्जेक्टिव भी देता है। तो यह कह रहा है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 30 और 80 का मौसम ज्ञात करें। अगर बनाने वाला दे
अगर सब्जेक्टिव में देता है तो जो रफ चीट मिलता है, जो रफ चीट जहां पर हम गुणा भागा करते हैं, वहां पर देखिए सबसे पहले हम इसका मौसो निकालेंगे 30, उसके बाद 80, तो 30 एक कम हो जाएगा 30, उसके बाद घटाएंगे तो 0, उसके बाद हो जाएगा 5। अब बताते हैं, सॉरी गलती हो गया, 30, अब 30 से करते हैं तो 30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो 3 मर्त में नहीं जाएगा 2 मर्त में, 30 दूनी 60, अब हो जाएगा 0, उसके बाद यहाँ का जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कम आ गया, पुनः अब इसको हम 30 यहाँ पर लाते हैं, अब 20 से कम 20, फिर 0, उसके बाद 1, फिर यहाँ से 20 आ जाएगा, सेम प्रक्रिया 10 दूनी 20, कट गया। अब देखते हैं कि इसमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, सबसे पहले अगर कोई भी सवाल हो, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं तो वहां पर लिखे सूत्र प्रयोग से, बेटर होगा, सबसे बेटर होगा आपके लिए। कोई भी देखेंगे तो सही होंगे, खुशी होंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सा मान है। इसको हम कहते हैं भाज्य, ये हो गया भाज्य, इसके बाद ये हो गया भाजक, उसके बाद हो गया ये भागफल, और ये जो हो गया शेषफल। शेषफल देखिए ये भी शेषफल हो गया, हर जगह हर प्रोसेस में शेषफल, यहाँ ये शेषफल, यहाँ ये शेषफल। नेक्स्ट कर देते हैं, तो अब हम इसको बनाते हैं, जहां बनाने के लिए देता है सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ में जान लेंगे तो हल करते हैं। इसको लिखते हैं सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, सब शॉर्टकट में लिखे, आप समझ पूरा लिखेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, सूत्र लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम मान रखते हैं, जहां बनाएंगे देखिए, तो इसका हो गया पहले प्रथम चरण में, इसका हो जाएगा भाज्य का मान कितना हो गया 80, भाज्य की जगह 80 बराबर का मान बराबर, भाजक कितना है 30, गुणा के चिन्ह गुणा, भागफल कितना है तो 2 है, और शेषफल कितना है प्रथम चरण में यानी कि 20 है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट यहां पर भाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। तो भाज्य कितना है दूसरा चरण में 30 है, उसके बाद 30 के बाद भाज्य हो गया, उसके बाद भाजक कितना है तो 20, भागफल कितना है 1 प्लस 10। देखिए ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, लिख दिए 10। अब नेक्स्ट चरण में, अगला चरण सबसे अंतिम चरण में जो भाज्य है 20 है, और उसके बाद भाजक जो है 10 है, भागफल है 2 प्लस 0 यानी कि 10 दूनी 20। तो सबसे अब बना देते हैं, इसको लास्ट में लिखेंगे HCF बराबर होता है यानी कि 20। अब देखिए HCF कितने से कटा लास्ट में, सॉरी लास्ट में कितने से कटा है 10, हम HCF बराबर लिखेंगे, HCF बराबर लिखेंगे 10, ऐसे ही बनाएंगे। अगर वस्तुनिष्ठ भी दे तो ऐसा बनाकर टिक मारिए, और नहीं तो अगर सब्जेक्टिव देता है तो इस तरह का बनाइए, और ये जो है रफ चीट पर बनाइएगा। नेक्स्ट सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब A to Z अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका 15 नंबर कंप्लीट, क्योंकि 10 या 15 नंबर के फार्मूला पूछता है, फार्मूला पर ही सवाल बनता है, और आवश्यकता से अधिक फार्मूला ही पूछता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, अब फिर पुनः त्रिकोणमिति जानते हैं, कुछ त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में जानने से पहले याद रखें 2-4 वो सूत्र है जिसे हम याद करना अत्यंत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देखते हैं कि 1 नंबर पर क्या आता है। तो याद रखिएगा 1 नंबर पर जो होता है साइन थीटा आता है, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा जो आता है 3 नंबर पर टैन थीटा, चौथा जो है कॉट थीटा, पांचवा जो है सेक थीटा, और छठा जो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि टैन थीटा बराबर क्या है, याद नहीं है, तो इसे जानने के सबसे आज आसान तरीका हम बताएंगे। पहले आप सीरियल नंबर याद रखें कि 1 नंबर पे आता है साइन थीटा, 2 नंबर पर आता है कोस थीटा, 3 नंबर पर आता है टैन थीटा, और 4 नंबर पर आता है कॉट, पांचवा है सेक, और छठा है कोसेक थीटा। इसको देखिए हम याद ऐसे करते हैं, लाल बटा में काका, लाल बटा में काका, इसी से हम याद करेंगे। इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। तो देखिए जब 1 से चलेंगे तो इसके बाटा ये यानी कि L बाटा K, 2 चलेंगे तो A बाटा K, 3 नंबर से लेकर चलते हैं तो L बाटा A, जब 4 लेकर चलेंगे तो इसके ठीक विपरीत। तो देखिए 1 नंबर पाता है साइन थीटा, लेकिन पता नहीं है, अगर ये तो कम से कम याद होगा आपको, लाल बाटा में काका L A L, L मतलब लंब, A मतलब आधार,
उसके बाद के का मतलब होता है कर्ण, याद रखेगा। तो ए का मतलब होता है एल, यानी कि ए का मतलब होता है आधार, एल लंब और के होता है कर्ण। तो सबसे पहले एक नंबर पर है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा में कर्ण। ठीक उसी तरह दूसरा प्रोसेस, ए बटा में आधार, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। ठीक उसी तरह tan थीटा का लंब बटा में आधार, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, यानी कि लंब बटा में आधार, शॉर्टकट में लिखते हैं। उसके बाद चौथा इसके ठीक विपरीत चलेंगे। तो ए बटा एल यानी कि आधार बटा में लंब, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। ठीक उसी तरह sec थीटा बराबर क्या होता है, तो k बटा में कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। ठीक उसी तरह cosec थीटा बराबर क्या होता है, k बटा में a यानी कि कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब होता है। इतना हम जान गए। अगर किसी भी त्रिकोणमिति का आप जब सवाल बनाते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाकर देखते हैं कि आखिर लंब कौन है, कर्ण कौन है और उसके बाद आधार कौन है। देखिए इसको मान हम इंगित करते हैं ए बी और सी, डबल नहीं है। अब बताते हैं कि यहाँ 90 डिग्री कोण आता है। समकोण त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को दर्शाता है। इसी त्रिभुज जब कोई भी त्रिकोणमिति के सवाल आता है तो सबसे पहले इन तीनों का मान अगर ज्ञात करेंगे तभी कोई सवाल बनेगा। तो ये हो गया लंब, इसको हम कहते हैं लंब। ये जो हो गया कर्ण हो गया। तिरछा जो है, टेढ़ा जो होता है कर्ण होता है, और नीचे वाला जो होता है आधार होता है। तीन और फॉर्मूला है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रखिए कि जब इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये जो होगा, अगर यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसका जो मान होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में आ जाएगा। उसी तरह सेम प्रोसेस होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर उसी तरह आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक उसी तरह लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब पहले हम कर्ण क्यों रखते हैं, इसलिए कि सबसे अधिक जो मान होगा इसी कर्ण का होगा। अगर आप इतना समझ गए होंगे और त्रिकोणमिति में कुछ आप नंबर हासिल कर सकते हैं। अभी और बता रहे हैं आपको नेक्स्ट। अब हम बताएंगे आपको माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में बताएंगे। देखिए वस्तुनिष्ठ में कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए कि दे देगा सवाल आंकड़े के अनुसार देगा 1 2 3 4 6 4 8 4 5। देख लीजिए ये आंकड़ा हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 4 8 4 5। ये कोई मान लीजिए कि कोई डिब्बा है, बक्सा है, उस डिब्बा में जो एक का है डाबा, छोटा सा डाबा एक है, 2 का जो डाबा है एक ही है, 3 का जो डाबा है एक ही है, लेकिन 4 का जो डाबा है 3 गो है, 1 2 3। ठीक उसी तरह 6 का डाबा जो है एक है, 8 का डाबा एक है, 5 का डाबा एक है। अब इस आंकड़े में पूछेगा आपसे कि आंकड़े के आंकड़ों का, देखिए क्या क्या पूछता है, एक ही में बता देंगे आपको। बहुलक, परिसर, जिसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं, याद रखिएगा परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, परिसर। उसके बाद माध्य या माध्यिका या माध्य कहते हैं, ज्ञात करें। 100% गारंटी के साथ कहेंगे कि कहते हैं कि पूछेगा। तो ये आंकड़ा हो गया, आंकड़ा में बोल रहा है कि बहुलक, परिसर यानी कि रेंज जिसे कहते हैं, इसमें माध्य और माध्यिका यानी कि 4 को ज्ञात करने का देगा, कोई भी देगा वस्तुनिष्ठ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुलक क्या है। तो देखिए बहुलक जानने के सबसे आसान तरीका है कि इस जो आंकड़ा है इसमें कौन ढेर बार आया है, अधिक बार। तो अधिक बार क्या है, 4 है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, इस आंकड़े का जो बहुलक होगा क्या होगा, 4। आंसर देख लीजिए कि जो भी आंकड़ा ढेर बार आया हो, अधिक नहीं है, मान अधिक नहीं है, बल्कि कितने बार आया है ये देखा जाता है, यानी कि कोई बक्सा में उसका संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 बार है, तो इसलिए इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, 4 होगा। ठीक उसी तरह
परिसर, परिसर या रेंज। याद रखिए परिसर किसे कहते हैं, तो सबसे अधिक यानी कि उच्चतम मान। तो इसमें सबसे उच्चतम मान कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा मान क्या है, तो सबसे बड़ा जो है 8 है और सबसे छोटा जो है क्या है 1 है। घटा देंगे तो कितना होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 7। तो कोई पूछेगा परिसर, तो इस आंकड़े का परिसर कितना होगा, 7 होगा। तो परिसर किसे कहते हैं, तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे उच्चतम क्या है, अधिक क्या है 8 है, सबसे कम क्या है 1 है, घटा देते हैं तो हमारा 7 है, परिसर हो गया। अब है माध्य। तीसरा आता है कि माध्य। तो माध्य किसे कहते हैं, तो देखिए माध्य सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो है माध्य का, प्रेक्षणों का योग, ये जितना भी है सभी को जोड़ दो और जितना है डाबा उस डाबा से भाग दीजिए, यानी कि आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या करिए आंकड़ों का योग यानी कि जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 4 + 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 और उसके बाद एक और 4 छूटा है, 3 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिला लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है आंकड़े। तो इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य का, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितना है सभी को जोड़कर जितनी संख्या है उसे भाग दीजिए तो वो माध्य ज्ञात हो जाएगा। माध्य भी जान गए, हल नहीं करते हैं, बना लीजिएगा। नेक्स्ट है माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। अब देखिए माध्यिका का जो सूत्र होता है n+1 बटा में 2वां पद। इसको बनाने के सबसे पहले तरीका हम बता देते हैं कि जो आंकड़ा दिया है सबसे पहले इसको आरोही क्रम। अब जानिए कि आरोही क्या है और अवरोही क्या है। तो देखिए आरोही लिखते हैं, आरोही, और उसके बाद ये हो गया अवरोही, अवरोही। अब जानते हैं कि इसके अर्थ क्या होता है। तो देखिए लिखावट में ये छोटा है और ये जो है बड़ा है, तो छोटा यानी कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही के मतलब होता है यानी कि बड़ा है तो सबसे बड़, उसके बाद उससे कम यानी कि घटते क्रम। जान गए। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम आंकड़ों को सरियाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 का वो है 1 2 3 को, 1 2 3, 4 के बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, 6 सॉरी, उसके बाद 8, गिन लीजिए कि 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम सूत्र पर लेकर चलते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा दिए। अब n पूछेगा कि n क्या है, तो n जो होता है यानी कि आंकड़ों की संख्या होती है। तो कब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो फार्मूला होता है n यानी कि 9 + 1 बटा में 2, तो इसको हम करेंगे तो 10 बटा में 2, अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5वां पद, 5वां पद, यानी कि 5 नंबर पर जो होगा 5वां पद। तो 5 नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5, 5वां, यही हो गया हमारा माध्यक कहिए चाहे माध्यिका कहिए, A to Z। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम बता देते हैं कि 35 से 40 नंबर आपका मैथ में A to Z कंप्लीट। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ओके, बाय बाय।